हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यू वी लर्न। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स। और यहाँ भी हम पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे और लास्ट में जो एक्सरसाइज में हैं उनको भी हम करेंगे। और हर बार की तरह ये क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड ईजी। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले पेज नंबर 91 पर क्वेश्चंस। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। इसमें फर्स्ट पार्ट है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो दो चीजें हैं सेम साइज की, रबर की बॉल और एक पत्थर। दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो आपको बताना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनर्शिया उस चीज का ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा होता है। मास का मतलब है उसके अंदर मटेरियल कितना है। भारी चीज के अंदर मास ज्यादा होता है और हल्की चीज के अंदर मास कम होता है। तो आप जानते हैं पत्थर जो है वो भारी होगा, इसलिए इसी का इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आंसर आप लिखेंगे स्टोन बिकॉज इट हैज मोर मास। इसी में बी पार्ट है अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। तो बाइसिकल हल्की है, ट्रेन भारी है, तो ट्रेन का मास ज्यादा है, इसलिए ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा बिकॉज इट हैज मोर मास। सी पार्ट अ 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। तो इसमें भी आप जानते हैं 5 रुपी कॉइन जो है वो ज्यादा हैवी होता है, इसलिए उसका मास ज्यादा होगा, इसलिए उसी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। आंसर होगा 5 रुपी कॉइन बिकॉज इट हैज मोर मास। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन में 5 रुपीज कॉइन लिखा है, ये गलत लिखा है। जब हम कॉइन्स की नोट्स की बात करते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो सिंगुलर में होती है, तो वो ध्यान रखना है 5 रुपी कॉइन होना था यहाँ पर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, उसमें बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है वो आपको बताना है। एग्जाम्पल है ये, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। तो एक फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया, वो दूसरे फुटबॉल प्लेयर के पास गई और उसने किक किया, वो गोल की तरफ गई। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टूवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। उसके बाद गोलकीपर उस बॉल को कलेक्ट करता है, पकड़ता है और उसको किक करता है अपनी टीम के एक प्लेयर के पास। तो कितनी बार यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है बॉल की वो बताना है। और उसके साथ ही नीचे लिखा है ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। और फोर्स कौन लगा रहा है वो भी बताना है। तो इसको आप टेबल बनाकर कर सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट सीरियल नंबर देंगे जिसमें हम बताएंगे कितनी बार चेंज हो रही है वेलोसिटी, उसके बाद कब कब चेंज हो रही है वो बताएंगे, और फोर्स किसने लगाई वो बताएंगे। तो फर्स्ट प्लेयर किक्स, जब पहले प्लेयर ने किक किया तब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और किसने चेंज की, फोर्स किसने लगाई, तो फर्स्ट प्लेयर के फुट ने। सेकंड प्लेयर किक्स टू द गोल। सेकंड प्लेयर ने जब गोल की तरफ किक किया बॉल को तब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और इसमें एजेंट है सेकंड प्लेयर्स फुट। थर्ड, गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल। तो जब गोलकीपर ने बॉल को स्टॉप किया, रोका, पकड़ा, उस वक्त भी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और एजेंट क्या है, फोर्स किसने लगाई, गोलकीपर ने अपने हाथ से या अपनी बॉडी से जैसे भी रोका होगा वहां से वो फोर्स लगी। और लास्ट गोलकीपर किक्स, लास्ट में गोलकीपर ने फिर से किक किया तब भी वेलोसिटी बॉल की चेंज होगी और गोलकीपर ने लगाई फोर्स अपने फुट से। तो इस तरह से 4 बार वेलोसिटी चेंज हुई। ध्यान रखना है वेलोसिटी में हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। तो बॉल की अगर स्पीड चेंज हुई है तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हुई, और उसकी अगर डायरेक्शन चेंज करता है कोई तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। जब हम किसी पेड़ की टहनी को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। वो क्यों गिर जाती हैं टूटकर, वो आपको बताना है। आंसर होगा ड्यू टू इनर्शिया लीव्स टेंड टू स्टे एट रेस्ट व्हाइल ब्रांच मूव्स सो दे ब्रेक ऑफ। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, उसमें फर्स्ट लॉ है ये कि जब भी कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है, और अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो लीव्स जो हैं पेड़ की टहनी से जो लगी हुई हैं पत्तियां, वो रुकी रहना चाहती हैं, लेकिन जब हम पेड़ की टहनी को हिलाते हैं तो टहनी तो हिल जाती है लेकिन पत्तियां अपनी जगह रुकी रहना चाहती हैं, इसलिए वो टहनी से टूटकर नीचे गिर जाती हैं। इसे हम इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो जब आप बस में बैठे हो अचानक से ब्रेक लग जाए तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, और
इसी तरह से अगर आप बैठे हुए हैं और अचानक से बस चलती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो इस तरह से क्यों होता है वो आपको बताना है। तो इसका भी आंसर उसी तरह से इनर्शिया की वजह से ही बनेगा। व्हेन अ बस स्टॉप सडनली आवर बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया सो वी फॉल फॉरवर्ड। तो जब हम बस के साथ चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी मूवमेंट में होती है, तो वो इनर्शिया की वजह से मूव होते रहना चाहती है, लगातार चलते रहना चाहती है। लेकिन जैसे ही बस स्टॉप करती है तो हमारी लोअर बॉडी जो है वो बस के कांटेक्ट में है, इसलिए वो तो रुक जाती है, लेकिन अपर बॉडी जो है ये आगे की तरफ मूव करते रहना चाहती है और इस वजह से हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। और इसी तरह से व्हेन द बस स्टार्ट सडनली आवर बॉडी टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट सो वी फॉल बैकवर्ड। जब बस रुकी होती है, अचानक से चलती है, तो हमारी बॉडी रुकी रहना चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन क्योंकि लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में है तो वो तो मूव कर जाती है और अपर बॉडी वहीं रुकी रहना चाहती है, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 97 पर एक्सरसाइजेस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन। तो एक ऑब्जेक्ट की बात की है जिस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही है, जीरो फोर्स है उसके ऊपर बाहर से लगने वाली। तो पूछा है यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा जिस पर कोई बाहरी फोर्स ना लग रही हो तो क्या तब भी वो मूव होती रह सकती है, क्या उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्या कंडीशन है वो आपको बताना है। तो आंसर देंगे यस इफ इट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो या तो वो चीज़ रुकी रहेगी या फिर कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। तो इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से एक बराबर स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो जब एक कारपेट को स्टिक से बीट किया जाता है, मारा जाता है, तो डस्ट उसमें से बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों होता है वो एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देंगे डस्ट स्टेज एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया व्हाइल कारपेट मूव्स सो डस्ट फॉल्स ऑफ। तो इसमें भी इनर्शिया का ही लॉ लग रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो उसके अंदर जो डस्ट है वो तो रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन क्योंकि हमने स्टिक से बीट करके कारपेट को मूव कर दिया तो कारपेट तो मूव हो जाती है, लेकिन इनर्शिया की वजह से डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं, इस वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। तो बस की छत पर अगर आपने लगेज रखा है, सामान रखा है, तो उसको बांधने की एडवाइस क्यों दी जाती है वो आपको बताना है। आंसर देंगे लगेज इज टाइड ऑन द रूफ ऑफ अ बस सो दैट इट डज नॉट फॉल ऑफ ड्यू टू इनर्शिया व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, स्टॉप सडनली और टेक्स शार्प टर्न। तो लगेज को रूफ पर इसलिए बांधा जाता है क्योंकि अगर बांध के ना रखें और बस अचानक से स्टार्ट होगी तो लगेज जो है वो वहीं पर इनर्शिया की वजह से रुका रहना चाहेगा और बस जब आगे निकल जाएगी तो सामान नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से अगर बस मूव कर रही है, अचानक से स्टॉप करती है, तो बस के साथ साथ लगेज भी मूव करते रहना चाहता है। बस तो स्टॉप कर लेती है लेकिन इनर्शिया की वजह से लगेज मूव करता रहेगा और आगे की तरफ लगेज गिर जाएगा। इसी तरह से शार्प टर्न जब लेते हैं तब भी इनर्शिया की वजह से वो सामान गिर सकता है। तो सब इनर्शिया का ये खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज। तो एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल ग्राउंड पे कुछ डिस्टेंस तक गई और उसके बाद बॉल रुक गई। तो वो क्यों रुकती है वो आपको पूछा है। उसके लिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ने बॉल को जोर से नहीं मारा। बी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, बॉल की स्पीड उतनी ज्यादा होगी जितनी फोर्स लगेगी। सी देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, बॉल को रोकने के लिए कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। या डी देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, बॉल पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही है इसलिए वो रेस्ट पर आना चाहेगी। तो चीज रुक रही है चलते हुए, इसका मतलब उसको कोई रोक रहा है और रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, या आप लिख देंगे इसमें आंसर। अब अपोजिंग फोर्स कहाँ से लग रही है तो वो लग रही है ग्राउंड से। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जब भी दो चीजें एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में तब उन पर फ्रिक्शन लगता है, वो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है, तो बॉल भी फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल
with the constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. तो यहाँ एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट करके हिल से ऊपर से नीचे की तरफ रोल कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 20 सेकेंड्स में। क्या क्या पता चल गया हमें कि रेस्ट से स्टार्ट किया यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस ट्रेवल किया है s 400 मीटर, और टाइम लगा है उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में 20 सेकेंड। आपको पूछा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है। तो आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में भी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ की थी, उन्हीं को यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। u, s और t दिया हुआ है, ये आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इनमें से देखना है हमें कि किस में u, s और t आ रहा है, और साथ में a हमें निकालना है एक्सेलरेशन, वो आ रहा है। तो वो है सेकेंड इक्वेशन, इसको हम यूज़ करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो जो हमें पता है। s है 400 इज इक्वल टू u 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई t 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, t है 20 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 400 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, हाफ ए मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर 400, और 400 दोनों साइड से डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, 400 वन ज़र 400। तो आपके पास जो बचा उसमें बचा 1 इज इक्वल टू 1/2 a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर वाला और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 1 2 ज़र 2, और a इज इक्वल टू बन गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। ये a की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया, एक्सेलरेशन जो फाइंड करना था वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद बोला है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। अगर मास 7 टन है तो फोर्स बतानी है। तो फोर्स मिलती है हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स का फॉर्मूला बनता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब मास कितना है तो वो है 7 टन। 7 टन का मतलब हमें किलोग्राम में रखना होता है, ध्यान रखना है ऐसा यूनिट जो है मास की वो है किलोग्राम। तो हमें 7 टन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। 1 टन कितना होता है 1000 किलोग्राम, तो 7 टन हो गया 7000 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय ए एक्सेलरेशन वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 ज़र 14,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बन जाएगा। ये किलोग्राम, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। तो 14,000 न्यूटन, ये सेकेंड आंसर आ गया। फोर्स जो अप्लाई हुई 14,000 न्यूटन हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? तो एक स्टोन है 1 किलोग्राम उसका मास दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। फिर उसके बाद बोला है उसको थ्रो किया वेलोसिटी इतनी देकर, जब उसको फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी मिली 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ फेंका उसको? फ्रोजन सरफेस पर, जमी हुई लेक के ऊपर, और वो फिसलता हुआ गया स्टोन, और 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गया। तो डिस्टेंस s हो गया 50 मीटर, और स्टोन रुक गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v हो गई 0। अब आपको पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब आपने स्टोन फेंका वो आगे जा रहा था, और आगे जाते जाते कुछ टाइम बाद वो रुक गया। रुका क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाली कोई फोर्स लगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी इसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये फोर्स बतानी है कितनी होगी, और फोर्स निकलती है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन m में, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो हमें पहले a लेना पड़ेगा, a चेक करना पड़ेगा कितना है, उसके बाद हम m की वैल्यू पुट करके फोर्स निकाल सकते हैं। तो a कैसे निकलेगा? उसके लिए u है, s है, v है, a पता करना है हमें। तो a कैसे पता चलेगा हमें? वो निकलेगा थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 2as कितना 50 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी था 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस यू का स्क्वायर, यू थे 20, 20 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 100, a इज इक्वल टू माइनस 400, माइनस है साथ में 20 का स्क्वायर 400। जीरोज यहीं कैंसिल कर सकते हैं हम,
तो ए की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन -4 है। माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के तो चीज़ कुछ टाइम बाद रुक जाती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वही यहाँ पर हो रहा था। उसके बाद निकालनी है फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। मास था 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस ध्यान रखना है, 4 1 ज़ार 4, -4 आ जाएगा और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो न्यूटन बन जाएगा। -4 न्यूटन फोर्स लगी। ये आंसर हो गया। और माइनस क्या बता रहे हैं यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं माइनस का मतलब है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो लिख सकते हैं नेगेटिव साइन shows that the force is opposing the motion। तो मोशन को अपोज कर रही है फोर्स, इस वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 wagons each of 2000 kilogram along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 newton and the track offers a friction of 5000 newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train। तो एक 8000 किलोग्राम का इंजन है और साथ में 5 उसमें वैगन्स लगे हैं, यानी कि डिब्बे लगे हैं। उन 5 वैगन्स में से हर एक का मास जो है वो है 2000 किलोग्राम। वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर चल रहे हैं। इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो है 40,000 न्यूटन और ट्रैक पर जो फ्रिक्शन है वो है 5000 न्यूटन और टोटल फोर्स पूछिए आपको। तो इंजन खींच रहा है ट्रेन को इस तरफ मान लीजिए और फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इस तरह से लगेगा। 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इंजन, 5000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स पूछिए आपको ए पार्ट में। तो ए पार्ट में आप लिखेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितनी, तो पहले 40,000 तो है ही इंजन की फोर्स, लेकिन साथ में 5000 न्यूटन और फोर्स लग रही है। लेकिन ये ध्यान रखना ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन, तो ये माइनस हो जाएगी। तो जो आपके पास एक्चुअल फोर्स बची ट्रेन के ऊपर वो है 35,000 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट और पूछा है आपको, एक्सीलरेशन भी बताना है ट्रेन का। तो एक्सीलरेशन के लिए फोर्स का फॉर्मूला यूज करें, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। और इसमें फोर्स की वैल्यू 35,000 इज इक्वल टू मास कितना है, तो मास यहाँ पर आप देख सकते हैं 8000 इंजन का था, 5 वैगन्स थे उनका भी 2000 हर एक का था। तो कितना बन जाएगा, तो मास आप निकाल सकते हैं साइड में, 8000 इंजन का प्लस 2000 हर एक वैगन का। और कितने वैगन्स, 5 वैगन्स हैं। तो ये हो गया 8000 प्लस 2 5 10,000 इज इक्वल टू 18,000 किलोग्राम। तो ये मास हम यहाँ पर यूज करेंगे 18,000 मल्टीप्लाइड बाय ए। 3 जीरोस तो डायरेक्ट हम आमने सामने कैंसिल कर देंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी 35/18। और इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साथ में आप लगा देंगे। तो ये बन गया बी पार्ट का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज द मास ऑफ 1500 किलोग्राम। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक व्हीकल है, उसका मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, m 1500 किलोग्राम। उस पर कितनी फोर्स लगे ये पूछा हुआ है। तो F आपको फाइंड करना है, उस पर कितनी फोर्स लगाई जाए जिससे वो रुक जाए विद नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब माइनस में आएगा ये 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सीलरेशन से वो रुक जाए तो फोर्स कितनी होगी ये पूछा है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला फिर से वही, फोर्स इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय ए। एम है 1500 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय ए नेगेटिव 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें आप पॉइंट कैंसिल करके नीचे 10 भी लिख सकते हैं, 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा ये 2550 और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बन जाएगा न्यूटन। साथ में नेगेटिव साइन था वो लगा देंगे आप, तो आंसर हो गया -2550 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा। फिर से आप नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है वो बता सकते हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज opposing the motion।
तो फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो वेलोसिटी v से अगर मूव कर रहा है तो मोमेंटम क्या होगा, कितना होगा, वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं a mv होल स्क्वायर, b mv स्क्वायर, c हाफ mv स्क्वायर, d mv। तो मोमेंटम जो है वो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है mv। इसी को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो फोर्स दी हुई है आपको, इतनी फोर्स लगाई यानी कि F 200 न्यूटन। इतनी फोर्स लगाकर एक वुडन कैबिनेट थी, उसको हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लोर पर मूव कराया। फ्रिक्शन पूछा है कितना होगा फ्रिक्शन। तो हमने पहले भी जाना कि मूवमेंट जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कैबिनेट मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। और हमने क्वेश्चन 1 में ही देखा था कि जब कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में चीज चलती है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। फोर्स नहीं लग रही है इसका मतलब जितनी फोर्स आगे की तरफ है उतनी फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, तभी वो टोटल 0 बन रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। टोटल फोर्स 0 होगी। टोटल फोर्स 0 होने का मतलब है कि फोर्स जितनी उस पर लग रही थी कैबिनेट पर और उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है दोनों मिलाकर 0 है। अब फोर्स कितनी है, तो वो है 200 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू ये 200 राइट साइड में जाकर माइनस 200 न्यूटन। इस तरह से आप कर सकते हैं, और इतना पूरा नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट आप यहीं से कर सकते हैं कि बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द कैबिनेट, और वहीं से फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव 200 न्यूटन लिख सकते हैं। नेगेटिव क्यों आ रहा है उसके लिए फिर से आप बता सकते हैं कि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ massive truck parked along the roadside it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हमें वापस इक्वल और अपोजिट फोर्स से पुश करता है। फिर उसके बाद एक सिचुएशन दी है कि अगर एक ट्रक है उसको हम पुश करें तो वो मूव नहीं करेगा। तो एक स्टूडेंट इसके लिए जस्टिफिकेशन दे रहा है, रीजन दे रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट और इक्वल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए वो ट्रक मूव नहीं करता। तो इस लॉजिक पर कमेंट करना है और एक्सप्लेन करना है कि ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है। तो आंसर होगा एक्शन एंड रिएक्शन वर्क ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो फोर्सेस डू नॉट कैंसिल फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। तो लगता तो है हमें कि फोर्सेस इक्वल लग रही हैं, अपोजिट लग रही हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो लग रही हैं वो सेम बॉडी पर नहीं लग रही हैं। जब हम ट्रक को पुश करते हैं तो ट्रक हमें पुश करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए दोनों फोर्सेस सिर्फ ट्रक पर नहीं लग रही हैं कि वो दोनों कैंसिल हो जाएं और इस वजह से फोर्स 0 हो जाए और ट्रक मूव ना करे। तो इसलिए जो लॉजिक था स्टूडेंट का वो इनकरेक्ट था। तो सही लॉजिक क्या है, क्यों नहीं मूव करता है, तो उसके लिए आप देंगे ट्रक डजंट मूव बिकॉज आवर फोर्स इज लेस देन नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन, क्योंकि हमारी फोर्स जो है वो कम है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ट्रक हैवी है तो ट्रक जो है वो ग्राउंड के साथ मजबूती से चिपका हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। वो फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो हैवी चीज़ के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है ग्राउंड का। तो उसको अगर हमें पुश करना है और उसको मूव कराना है तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन से जीतना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। उतनी फोर्स हमारे पास नहीं थी, इस वजह से ट्रक मूव नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो एक हॉकी बॉल है, उसका मास है m 200 ग्राम,
और ये ग्राम में है, ध्यान रखना। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.200 किलोग्राम। और डबल ज़ीरो लास्ट में ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम। वो बॉल चल रही थी इतनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, u 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको हॉकी स्टिक से मारा और वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ही वापस रिटर्न हो गई इतनी वेलोसिटी से। तो अगर वो हॉकी बॉल इस तरफ जा रही थी तो बाद में उसको स्ट्रक करके वापस भेज दिया इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपोजिट को लेंगे नेगेटिव। तो v हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना है, आगे की तरफ पहले ये जा रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन थी वो, अब पीछे की तरफ आ रही है तो उसको हम नेगेटिव लिखेंगे, अपोजिट हो गई डायरेक्शन। अब आपको चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है कितना हुआ, तो आप लिखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसके लिए हमें मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए, वो क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था, mv होता है मोमेंटम के लिए फॉर्मूला। अब हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा, मास में तो चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए m मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो पहले थी u, बाद में हो गई v माइनस u, बाद में से पहली वाली माइनस कर देंगे। तो ये बनता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना था, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी -5 माइनस u 10, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय -5 - 10, ये हो गया -15, और मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास में किलोग्राम आता है, वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड आता है, इसलिए मल्टीप्लाई करके किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये यूनिट बन जाएगी मोमेंटम की। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसमें फिर से ध्यान देना, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड। एक बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम, m 10 ग्राम, और इसको भी अगर 1000 से डिवाइड करोगे, 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, 0 1, 2 डिजिट्स दिए, एक 0 लगाकर फिर पॉइंट आएगा, तो 0.010 किलोग्राम बनेगा, और इसे हम कह सकते हैं 0.01 किलोग्राम। ये है मास। उसके बाद आगे कहा है कि वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही थी बुलेट, वेलोसिटी उसकी थी u 150 मीटर पर सेकेंड। वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से टकराई, लकड़ी के ब्लॉक से, और रुक गई, कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। तो दो चीजें हैं, रेस्ट में आ गई यानी कि फाइनल वेलोसिटी v हो गई 0, और टाइम लगा 0.03 सेकेंड। पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, s पूछा है कितना है। तो इसके लिए हमें देखना है कि s किस इक्वेशन से निकलता है, तो s निकलता है सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से, लेकिन दोनों में u v t के अलावा a भी चाहिए, दोनों इक्वेशंस में a भी है, और a के बिना हम s नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, और a कहाँ से निकलेगा उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट। तो पहले हम यूज करेंगे इक्वेशन 1, इसमें u v और t की वैल्यू डालकर a निकालेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन में, तब हमारे पास s निकलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना 0, u 150 प्लस a एज इट इज, t की वैल्यू 0.03, 150 लेफ्ट साइड में गया तो -150 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 0.03। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.03 भी चला जाएगा नीचे, पॉइंट कैंसिल करें तो ऊपर 2 जीरोज आएंगी, फिर 3 से आप कैंसिल करें इसको तो 3 5 15 और 0 0 0 आ जाएंगी, तो a की वैल्यू आ गई -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 या 3 में, तब हमारे पास बनेगी वैल्यू s की, और हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा इजी है, तो इसलिए हम उसको यूज़ करेंगे। नाउ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, 2 मल्टीप्लाइड बाय a वो था -5000 मल्टीप्लाइड बाय s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, v है 0 माइनस यू का स्क्वायर 150 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया -10000, s इज इक्वल टू -150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करें तो आता है 225, और साथ में 0 थी वो भी डबल हो जाएंगी,
और यहाँ दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए 22500 अपॉन ये 10,000 आ जाएगा नीचे। 2 0 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गई, बाकी 2 0 जो बची उससे डेसिमल हम यूज़ कर लेंगे और बन जाएगा 2.25 मीटर। ये आ गई एस की वैल्यू। तो बुलेट जो ट्रेवल की वुडन ब्लॉक के अंदर वो चली 2.25 मीटर। इसके बाद आपको और क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो वुडन ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स लगाई वो भी बतानी है। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। तो मास कितना था 0.01 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पॉइंट कैंसिल करें तो नीचे आएंगे 00 और 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास -50 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा न्यूटन। तो फोर्स जो लगी वो है -50 न्यूटन। और माइनस का मतलब फिर से यही है कि बुलेट को रोकने की कोशिश कर रहा था वो ब्लॉक, अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 किलोग्राम, इसका मास m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। वो एक स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था। तो वेलोसिटी यहाँ इनिशियल फाइनल कुछ नहीं है, तो इसलिए यू वी आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम v यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम में हम m मल्टीप्लाइड बाई v लिखते हैं, इसलिए मैं v लिख रहा हूँ। u भी लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से ये चल रहा था। और फिर एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से वो टकराया, उसका मास 5 किलोग्राम था। एक और ऑब्जेक्ट है, उसका मास 5 किलोग्राम है। अब दो चीज़ें हो गई हमारे पास, तो फर्स्ट वाले को हम m1 लिख लेते हैं, सेकंड वाले को m2 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास था 1 किलोग्राम, सेकंड का हो गया 5 किलोग्राम। फर्स्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और सेकंड की वेलोसिटी स्टेशनरी था वो, ध्यान रखना, तो इसलिए 0। तो ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं। आगे लिखा है देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो एक छोटा ऑब्जेक्ट था, एक बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये इस पर टकराया और दोनों आपस में जुड़ गए, एक साथ दोनों आगे की तरफ चलने लगे। ये बोला है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंटम इम्पैक्ट से पहले और इम्पैक्ट के बाद, टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी। तो यहाँ पर यूज होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो कभी चेंज नहीं होता, जितना मोमेंटम पहले था बाद में भी उतना ही रहता है। इसलिए टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट दोनों मोमेंटम सेम होंगे, और कितने होंगे और कितना होगा वो कैसे निकलेगा, तो बस टोटल मोमेंटम देख लो दोनों ऑब्जेक्ट्स का। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है mv, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए m1 v1 लिख लेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए m2 v2 लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल मोमेंटम मिल जाएगा हमें। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 1 मल्टीप्लाइड बाय v 10 प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का मास 5 मल्टीप्लाइड बाय v, उसकी वेलोसिटी थी 0, तो 10 1 ज़ा 10 प्लस 5 0 ज़ा 0, तो 10 प्लस 0 10 आ गया, और साथ में यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर बन गया इसका फर्स्ट पार्ट का, जो टोटल मोमेंटम आपको फाइंड करना था। इसके बाद है ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी बतानी है। तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखने के लिए हम मोमेंटम से शुरू करेंगे। अब हम जानते हैं कि मोमेंटम जितना पहले था इन दोनों का मिलाकर वो था 10, और बाद में मोमेंटम वो भी 10। मोमेंटम चेंज नहीं होता, 10 जो हमारे पास मोमेंटम निकला है वो इम्पैक्ट से पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही। तो अब कंबाइंड ऑब्जेक्ट जो है उसका मोमेंटम 10 है, और मास कितना है, छोटे वाले का था 1, बड़े वाले का 5, तो टोटल मास हो गया 6। यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब उसके लिए मैं मास और वेलोसिटी दोनों कैपिटल में लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले ही हम m1 v1 और m2 v2 यूज कर चुके हैं। अब कुछ नया नाम लिखना है तो उसको हम कैपिटल लिख लेंगे। अब मोमेंटम कितना था, वो है 10, मास है टोटल 6 मल्टीप्लाइड बाय v,
तो ये v फाइंड करना है वेलोसिटी, तो वो हो गई 10/6। अब 10 को 6 से डिवाइड कर लेना, पॉइंट में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। तो 2 5 are 10, 2 3 are 6, 5/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 1.666 चलता रहेगा, जिसे हम 1.67 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये बन जाएगी वेलोसिटी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m 100 किलोग्राम और वो एक्सिलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। पहले उसकी वेलोसिटी u थी 5 मीटर पर सेकेंड और बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा, वो t दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बताना है। तो पहले इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है mv, m है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो लिखनी है, अब ध्यान रखना इनिशियल मोमेंटम के लिए, तो mu लिखेंगे। m कितना 100 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय u 5 मीटर पर सेकेंड, तो बन गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फाइनल मोमेंटम भी पूछा है, तो लिखेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी v, और मास 100 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है फाइनल 8 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह बन गया फाइनल मोमेंटम। अब उसके बाद बोला है also find the magnitude of the force exerted on the object। फोर्स भी निकालनी है। now फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, लेकिन एक और फॉर्मूला भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्योंकि हमारे पास मोमेंटम पहले से निकाल के रखा है हमने, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके भी हम फोर्स निकाल सकते हैं। इससे डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपको ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ए कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। मोमेंटम था हमारे पास पहले 500, फिर हो गया 800, चेंज हुआ 800 माइनस 500 अपॉन टाइम था 6 सेकेंड, तो अपॉन में 6 आ गया। 800 माइनस 500 करें तो वो हो गया 300 अपॉन 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 5 30 और एक 0 50 न्यूटन। ये आंसर हो गया फोर्स का। लेकिन अगर आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लो। v कितना है, तो v था 8, u 5 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय t 6, 8 माइनस 5 बनेगा ये, यहाँ पर 6a, फिर 8 माइनस 5 3 इज इक्वल टू 6a आएगा, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/6, और कैंसिल करके 1/2। फिर आप फोर्स निकाल सकते हैं ma करके। m था 100 मल्टीप्लाइड बाय a 1/2, 100 का हाफ 50, तो आ जाएगी 50 न्यूटन फोर्स। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि हमारे पास पहले ही मोमेंटम मिला हुआ है, तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ है वो माइनस करके देखो, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, वहीं से हमारे पास फोर्स आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। तो अख्तर, किरण और राहुल तीनों एक मोटर कार से जा रहे थे काफ़ी तेज स्पीड से एक हाईवे पर। एक इंसेक्ट विंडशील्ड पर टकराया और वहां पर चिपक गया। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। तो अख्तर और किरण दोनों इस सिचुएशन के बारे में सोचने लगे। किरण सजेस्टेड दैट the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car because the change in velocity of the insect was much more than that of the motor car। किरण ने सजेस्ट किया कि जो इंसेक्ट है उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हुआ है कार के मुकाबले, क्योंकि कार की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जबकि इंसेक्ट जो है वो तो टकरा के कार से चिपक गया, तो उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज हुआ है, इसलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा चेंज हुआ है। अख्तर क्या कहता है, अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect। अख्तर ने कहा कि मोटर कार क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी से चल रही थी, इसलिए उसने ज्यादा फोर्स लगाई इंसेक्ट पर। एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, और इस वजह से इंसेक्ट मर गया।
Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. राहुल ने बिल्कुल ही नई एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा कि मोटर कार और इंसेक्ट दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस की, दोनों पर इक्वल फोर्स लगी और सेम ही चेंज इन मोमेंटम हुआ, दोनों के मोमेंटम में भी चेंज सेम हुआ। कमेंट ऑन दीज सजेशंस, तो हमें कमेंट करना है इन सजेशंस पर कि तीनों में से कौन सा सही है। तो आंसर आप देंगे राहुल्स आंसर इज करेक्ट, बोथ एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एक चीज दूसरे को हिट करती है तो दूसरी भी उतनी ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में पहली चीज को हिट करती है, इसलिए दोनों पर सेम फोर्स लगेगी और दोनों के मोमेंटम में भी सेम चेंज होगा। तो राहुल का यहाँ पर आंसर करेक्ट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक डंबल है, उसका मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम, वो फ्लोर पे 80 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप गिरा, तो 80 सेंटीमीटर हो गया एस, और ये सेंटीमीटर में, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 10 की वजह से एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.8 मीटर। डाउनवर्ड एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम आपको फाइंड करना है, तो मोमेंटम निकलता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर से छोड़ा, ऊपर से जब ड्रॉप किया है डंबल को, तो ऊपर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, रुका हुआ था डंबल, उसको ड्रॉप किया, नीचे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखेंगे, उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी मोमेंटम से ये हिट करेगा वो लग जाएगा पता। तो u0 v फाइंड करना है, और v फाइंड करने के लिए s a u और v वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, वो है थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इसको हम यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय a है 10 मल्टीप्लाइड बाय s 0.8 इज इक्वल टू v हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रखेंगे v स्क्वायर माइनस u है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। 0.8 जो है इसको फिर 8/10 लिख सकते हैं, 10 से कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब v कितना होगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 16 का स्क्वायर रूट 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, फ्लोर को हिट करेगा डंबल। देयरफॉर आपको पूछा था मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। एम कितना, 10 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय वी 4 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लें 4 10 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आंसर यहाँ पर बन गया इसका। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन शॉर्ट लगे हों, इजी लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।